डियर स्टूडेंट्स, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो हमारी यूनिट चल रही है उसमें आज हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, तो इसमें हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज जनरली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल के मोशन को यानी उसकी गति को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन हो जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्पेस। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, देखिए ये कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के जितने भी एटम्स हैं अगर हमें उन्हें स्पेस में उनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है तो जितने कोऑर्डिनेट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेट्स मतलब जो एक्स वाई और जेड एक्सिस के बारे में हम बात करते हैं, तो जितने कोऑर्डिनेट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उनको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल सकते हैं। जैसे सपोज देखिए, अगर हमारे पास ये एक एक्सिस अगर मैं बना दूँ, ठीक है, सपोज ये हमारी जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अच्छा, इस 3 डायमेंशनल स्पेस में सपोज कोई पॉइंट है, तो अगर हमें इस पॉइंट को बताना है 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो हमें इस x, z और y हमें मतलब तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज अगर हमारा 2 डायमेंशनल स्पेस होता, ठीक, कोऑर्डिनेट्स के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको। आप जैसे ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर में किसी पॉइंट को हमें डिस्क्राइब करना है तो यहाँ ग्राफ में हम ये छोटे छोटे स्क्वायर्स टाइप से बने हुए होते हैं और हमें ये बताना है कि ये कहाँ पर है, इसकी पोजीशन बतानी है। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये 0 है, ये 1 हो गया पोजीशन, ये 2, ये 3 और ऐसे हमने 4 5 हो गया और यहाँ से भी 1 2 3 हो गया, ठीक। और आगे हम बढ़ते चले गए। तो अगर हमें बताना है, ये सपोज हमारी z एक्सिस है और सपोज ये हमारी x एक्सिस है, तो इसकी पोजीशन को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हमें सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, अगर हम यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये देख रहे हैं ये 3 पॉइंट पर आ रहा है, तो ये हमने 3 लिखा, और यहाँ से यहाँ अगर हम ऊपर जा रहे हैं तब भी हमें ये 3 ही मिल रहा है। तो हमें सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ी जो दोनों एक्सिस पर प्रेजेंट थे। लेकिन अगर यही पॉइंट 3 डायमेंशनल स्पेस में होता तो हम वाई एक्सिस से भी इसका डिस्टेंस जो है मतलब बताते कि कितना है। तो हमें एक 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर किसी पॉइंट को की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है तो हमें तीनों डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं जो उस एटम की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल देते हैं। और इट मे ऑल्सो भी डिफाइंड एज, इसकी और भी डेफिनेशन हो सकती है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ सिस्टम में possess a translational, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन। मतलब कितने तरीकों से कोई सिस्टम मतलब यहाँ कोई मॉलिक्यूल हो गया, तो कितने तरीकों से वो सिस्टम या मॉलिक्यूल जो है उसमें ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल या रोटेशनल मोशन हो सकता है। तो ये तीनों मोशन मैंने आपको एक वीडियो में बताए भी थे अभी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन और रोटेशनल एनर्जी क्या होती है, तो उसी में मैंने आपको ये बताया भी था। तो ये आज हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑन गिविंग हीट टू अ गैसियस मॉलिक्यूल, अगर हम किसी मॉलिक्यूल को हीट दें यानी गर्म करें तो 3 टाइप्स ऑफ मोशन अकर्स इन द मॉलिक्यूल। तो 3 तरीके के मोशन हमें वहाँ देखने को मिलते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। कैसे देखने को मिलेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। तो और इन मोशन की वजह से, ड्यू टू दीज मोशंस द मॉलिक्यूल हैज़ 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मॉलिक्यूल्स में ये 3 टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती हैं। कौन कौन सी, वही ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये तीन मोशंस होते ही होते हैं मॉलिक्यूल में, और इन्हीं तीनों मोशंस की वजह से हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिलते हैं। तो अगर हमें किसी मॉलिक्यूल के टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने हो तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी मॉलिक्यूल में होते हैं 3n। ये चीज़ बेटा आप याद रखिएगा, क्योंकि अब तो आपके एमसीक्यूज ही आएंगे, तो एमसीक्यूज में ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। तो 3n होते हैं। वो 3 किस वजह से आया, क्योंकि उसमें 3 मोशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। और n क्या है वहाँ पर, n जो है वो नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी एटम में किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, बस वो एटम्स का नंबर आप यहाँ पर रखेंगे। और अगर मतलब कैलकुलेट करने को आ जाए, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए और कैलकुलेट करने को आए, तो बस उसमें जितने भी एटम्स हैं उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये सब जो मोशंस हम बोल रहे हैं इनकी वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहे हैं तो वो क्या चीज़ होती है। ठीक है,
तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा कि मोशन क्या है। सबसे पहले ट्रांसलेशन मोशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल टू मूव फ्रीली इन स्पेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। देखिए कोई भी मॉलिक्यूल स्पेस में बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। तो जब वो फ्रीली मूव करा और वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तीन डायरेक्शन है तो तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा, तो बस उसी मूवमेंट को हम ट्रांसलेशनल मोशन बोल देते हैं। इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमारा एक्स वाई जेड सिस्टम है, अ मॉलिक्यूल कैन मूव इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। क्योंकि वो तीनों ही एक्सिस में मूव कर सकता है तो हमें तीनों ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी उस मॉलिक्यूल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, कह लीजिए, या उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज कनेक्टेड विद 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ से हमें ये मालूम पड़ता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के जो कितने ट्रांसलेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, तो 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि आप चाहे कोई एटम ले लें चाहे कोई मॉलिक्यूल ले लें, उसमें हमेशा 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आए कैसे, उसके ट्रांसलेशन मोशन की वजह से। और क्योंकि वो ट्रांसलेशन मोशन तीनों डायरेक्शन में कर सकता है तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ी उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए या उसकी पोजिशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसलिए वहाँ पर 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। देखो इसको अगर मैं डायग्राम की हेल्प से बताना चाहूँ, वैसे मैं कोशिश करूँगी कि इस पर मैं एक छोटा सा वीडियो जो है या यूट्यूब शॉर्ट्स जो है डाल दूँ, तो आप वहाँ से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा जो डायग्राम है ये वाला, इसको आप देखें तो यहाँ पर हमने ये एक्स वाई जेड एक्सिस ले रखी है और ये हमारा एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक एटम यहाँ पर है और एक एटम यहाँ है, दोनों एटम कनेक्टेड हैं, ठीक। तो अगर ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, भाई मॉलिक्यूल है, तो एक्स एक्सिस में मूव करेगा तो कैसे आएगा, थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में कर सकता है। फिर ऊपर कर सकता है ये, यानी जेड एक्सिस के अलोंग भी कर सकता है। जेड एक्सिस पर जाएगा तो थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन यहाँ हो जाएगी और थोड़ी देर बाद यहाँ हो जाएगी, और अगर इसको इधर आना है तो ये यहाँ भी आ सकता है। तो तीनों डायरेक्शन में क्योंकि ये मूव कर सकता है इसलिए 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब आते हैं हम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो किसी भी मॉलिक्यूल में कितनी रोटेशनल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या एक्चुअल में, तो द नंबर ऑफ यूनिक वेज, वो तरीके जिसमें कि मॉलिक्यूल कैन रोटेट इन स्पेस विद अ चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन। मॉलिक्यूल इस तरीके से रोटेट करेगा स्पेस में कि उसकी ओरिएंटेशन में चेंज हो जाए। तो वो कितने तरीकों से वो रोटेट कर सकता है, बस वही उसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। और उसकी ओरिएंटेशन में जरूर चेंज होना चाहिए, यानी कि जो उसकी पहली अवस्था थी फिर दूसरी अवस्था अगर हम देखेंगे तो वो चेंज होनी चाहिए। अभी मैं समझाऊंगी आपको कैसे, और इसी को हम कहते हैं, इस रिप्रेजेंटेड बाय इट्स रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज 2 रोटेशनल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं। क्यों? बिकॉज दिस मॉलिक्यूल विच लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, कैन अंडरगो रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो वो सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, या 2 एक्सिस के अलोंग, मतलब उसके चारों तरफ, 2 एक्सिस के चारों तरफ वो रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और ये एक्सिस जो होंगी विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसलिए ऑल लीनियर मॉलिक्यूल, अभी मैं समझाऊंगी कैसे वो 2 एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है। तो जितने भी लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने दे रखे हैं, HClO, CO2, UN2 हो, इनमें सिर्फ 2 रोटेशनल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें देखने को मिलेंगे। जबकि जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो तीनों एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकते हैं। तो इसलिए वहां पर क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स में 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो बस आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि वो कितनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर है, यानी लीनियर मॉलिक्यूल अगर हमारा है, डाई एटॉमिक जनरली लीनियर ही होगा, तो लीनियर मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ 2 एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है, और जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं वो तीनों एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकते हैं। तो इसलिए लीनियर मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे और नॉन लीनियर के लिए हमारे पास 3 डिग्री रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। देखिए जैसे कैसे, हम इसमें यहाँ पर अगर देखें इस डायग्राम की हेल्प से, देखिए मैंने कहा कि ये हमारा एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग यानी एक्स एक्सिस पर ये प्रेजेंट है, ठीक।
अब एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है तो इसकी ओरिएंटेशन जो है हम यहाँ से देख ले रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर इसकी ओरिएंटेशन है, मतलब ये एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट दिखा रहे हैं। अब देखिए ये जब रोटेट करेगा, रोटेट करने का मतलब हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के चारों तरफ घूमना है इसे। जैसे सपोज ये जेड एक्सिस है, अब ये जेड एक्सिस के चारों तरफ घूम सकता है आराम से। देखिए जो ये डायरेक्शन दिखा रखी है मैंने इस तरीके से, यानी क्या होगा जब मैं इसको घुमाना शुरू करूं तो ये क्या होगा, ये एक्स एक्सिस वाला जो ये वाला नंबर 1 कह लो और इसको नंबर 2 कह लो, एटम है ये, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है। तो लीनियर मॉलिक्यूल होता है ऐसा एक लाइन में जो होता है, ठीक है, तो ये भी तो एक ही लाइन में है। तो लीनियर मॉलिक्यूल का ये नंबर 1 एटम, ये नंबर 2 एटम। तो अगर मैं जेड एक्सिस के अलोंग इसको घुमाऊंगी, तो घुमाना अगर मैं शुरू करूंगी तो आप ऐसे इसको इमेजिन कीजिए कि जेड एक्सिस तो बीचों बीच है, इस मॉलिक्यूल के यहाँ बीचों बीच है, और जब मैं इसको उससे घुमाना शुरू करूंगी तो थोड़ी देर में क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक, इसी तरह से इसके चारों तरफ तो घूमेगा ये, तो चारों तरफ घूमना होता है उसको। ठीक, तो जब ये चारों तरफ घूमेगा तो देखिए जब ये स्टार्टिंग करेगा घूमने की तो थोड़ी देर में इसका ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, ये वाला एटम तो यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला एटम इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ओरिएंटेशन चेंज होने का मतलब ये हुआ कि शुरुआत में ये ऐसा ओरिएंटेशन था, थोड़ी देर बाद इसका ओरिएंटेशन ऐसा भी हो सकता है, उसके थोड़ी देर बाद इसका ओरिएंटेशन ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से ये, क्योंकि इस एक्सिस के चारों तरफ ये घूम रहा है तो इसका ओरिएंटेशन लगातार बदल रहा है। तो जब लगातार बदल रहा है तभी हम इसको काउंट कर रहे हैं। तो ये एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ, क्योंकि वो एक एक्सिस के अलोंग घूम पा रहा है। अलोंग से मतलब चारों तरफ, अलोंग नहीं है, उसके चारों तरफ है। ठीक है, फिर आप देखिए ये वाई एक्सिस है। अब ये वाई एक्सिस के चारों तरफ भी घूम सकता है। वाई एक्सिस के चारों तरफ कैसे घूमेगा, ये इस तरह से घूमना शुरू कर दे। हालांकि हो सकता है आपको डायग्राम से उतना समझ में ना आए बेटा, लेकिन आप इसको इमेजिन कीजिए कि ये वाई एक्सिस के बीचों बीच कुछ इस तरीके से जा रही है। ठीक है, और जब ये इसके चारों तरफ घूमेगा तो ये कुछ इस तरह से घूमेगा। थोड़ी देर अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में घुमा रही हूँ जैसा कि इसमें शो हो रखा है ये वाली डायरेक्शन, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये वाला जो मॉलिक्यूल है, मतलब जो एटम है, ये थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा और ये वाला एटम थोड़ी देर में यहाँ चला जाएगा। तो ओरिएंटेशन फिर बदलेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे ये ओरिएंटेशन बदलती रहेगी। तो जब ओरिएंटेशन बदल रही है इसीलिए हम इसको रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मान रहे हैं। ठीक, तो ये दूसरा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ। अब एक्स एक्सिस के अलोंग भी ये रोटेट कर रहा है। देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग जब ये रोटेट करेगा, सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस थी, इसी पर हमारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो जिस एक्सिस पर वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसके अलोंग अगर वो रोटेशन कर ही नहीं सकता, वो चारों तरफ कैसे घूमेगा, क्योंकि इसे रोटेट करना है किसी भी जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। जो हमारी ये वाली एक्सिस मैंने बना रखी है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होंगी उसी के चारों तरफ तो घूम पाएगा। अगर हम इसे इस एक्सिस पर घुमाएंगे तो ये रहेगा तो इसी एक्सिस पर, क्योंकि ये इसी एक्सिस पर प्रेजेंट है। तो अगर ये रोटेट करेगा तो जरूर, लेकिन ये एटम कहीं मूव नहीं करेंगे, ये तो एटम इसी पर रह जाएंगे। आप इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर हम इसको रोटेट भी करेंगे, मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर एक उंगली लगा ली अपनी फिंगर की हेल्प से, मैं इसको रोटेट भी कर रही हूँ, मान लीजिए ये वाले पूरी एक्सिस को मैं रोटेट भी करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये जो एटम है, ये दोनों एटम इसी एक्सिस पर रहेंगे, इस एक्सिस से कहीं नहीं जाने वाले। तो ओरिएंटेशन में तो कोई चेंज ही नहीं हो पाया। तो ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको रोटेशन ऑफ डिग्री फ्रीडम नहीं कह सकते। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें खाली 2 ही रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। अब अगर हम नॉन लीनियर की बात करें, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हमारे जिनमें 2 एटम से ज़्यादा होंगे वो ज़्यादातर हमारे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल ही होंगे। तो जैसे ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम यहाँ और तीसरा एटम यहाँ। तो जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है वो तीनों एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमने कुछ इस तरह से बना रखा है। ठीक, अब अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे रोटेट करेगा, इस तरह से। तो थोड़ी देर में क्या होगा, ये वाला एटम थोड़ा यहाँ मूव करेगा, ये एटम थोड़ा सा पीछे को चला जाएगा, तो ओरिएंटेशन बदल जाएगा इसका, फिर थोड़ा सा और इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो इस तरह से घुमा सकते हैं हम इस एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन लगातार चेंज हो रही है। ठीक, दूसरे में हमने इसको दिखाया कि ये वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है। वाई एक्सिस के अलोंग कैसे रोटेट करेगा, वाई एक्सिस हमारी कुछ इस तरीके से जा रही है। ठीक है, और इसके अलोंग रोटेट कराएंगे तो भी ये इस तरह से यहाँ पर इसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देगा। तो ये दूसरा इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ। अच्छा, अब अगर इसे हम जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कराएं तो जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कराने से क्या होगा कि ये वाला जो एटम है ये थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा और ये दोनों एटम थोड़ा सा इधर की साइड खिसक, मतलब ऊपर हेड चले जाएंगे। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए इसको। तो तीनों ही एक्सिस के अलोंग नॉन लीनियर मॉलिक्यूल क्योंकि मूव कर सकता है और उसके ओरिएंटेशन लगातार चेंज होते रहेंगे, इसलिए यहाँ पर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हम 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसका कोई वीडियो डालूँ ताकि आप इस रोटेशनल मोशन को ईजिली समझ पाएँ। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो बेटा फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि लीनियर मॉलिक्यूल अगर है, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर हमारा है, तो उसके लिए सिर्फ 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और नॉन लीनियर अगर है तो उसके लिए 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हुई रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की। अब देख लेते हैं हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखो, एक तो तरीका है कि इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगी। पहले तो देखते हैं कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते क्या है। तो द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो वाइब्रेट भी कर सकता है। ठीक है, एंड दीज वाइब्रेशन चेंज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल स्लाइटली। देखिए, अगर एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हमने इसको ऐसे बना दिया, ठीक, तो जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, मतलब उसमें वाइब्रेशंस जब होंगी, तो क्या हो सकती है वो वाइब्रेशन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या हो सकती है। हमें क्या देखना है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में थोड़ा सा चेंज आ सकता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में। कैसे भाई हो सकता है, वाइब्रेशन के दौरान ये दोनों एटम्स जो हैं एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएं। ठीक है, आप समझ लीजिए कि ये दोनों एटम्स जो हैं एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, अगर आप ऐसे समझ लें। ठीक है, एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग खींचने से ये दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर स्प्रिंग को खींचेंगे तो स्प्रिंग पास में भी आएगी। खींचने के बाद जब हम उसे छोड़ते हैं तो स्प्रिंग पास में आती है। जब स्प्रिंग पास में आती है तो क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो घट भी सकता है। ठीक है, तो स्प्रिंग को खींचना और छोड़ना वो भी तो वाइब्रेशन ही आपने कभी देखा भी होगा। स्प्रिंग को अगर आप छोड़ दें और खींचे छोड़ दें तो उसमें वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो वही वाइब्रेशन, एक बार दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा और एक बार दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस घटेगा। ठीक है, तो यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में हमें चेंज देखने को मिलता है। तो द नंबर ऑफ vibrational degree of freedom of a molecule is determined by counting the number of distinct ways atoms can move relative to one another। तो हमें सिर्फ ये देखना है कितने तरीकों से ये दोनों एटम एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के रिलेशन में, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने तरीकों से जो है ये वाइब्रेशन शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ वी कंसिडर द वाइब्रेशनल मोशन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द एटम्स, अगर हम वाइब्रेशनल मोशन कंसिडर करें एटम्स के बीच जो उनकी लाइन ज्वाइन कर रही है, यानी कि बॉन्ड एक्सिस जो ये बॉन्ड बन रहा है, इसके अलोंग अगर हम देखें वाइब्रेशनल मोशन तो वी गेट ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि एक ही टाइप का वाइब्रेशन हमें देखने को मिला, या तो एक दूसरे से मतलब इसी लाइन पर या तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो हमें क्योंकि सिर्फ एक ही वाइब्रेशन यहाँ देखने को मिल रहा है, तो इसलिए जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे उनमें हम देखेंगे कि उनका वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 1 होता है। ठीक है, तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप या तो कितने तरीकों से वो वाइब्रेशन शो कर रहा है वो आप देख सकते हैं, या फिर आप उसको काउंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है और हर बार आप कितने, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, नहीं आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने तरीकों से वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम शो कर सकता है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए इसकी वैल्यू होती है 3n-5। अब ये 3n-5 कैसे आया, देखिए लीनियर मॉलिक्यूल में अगर कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, तो हम 3n दिखाते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो नॉन लीनियर हो, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होंगे। यानी कि 3n का मतलब उसमें हो गए ट्रांसलेशनल भी हैं प्लस रोटेशनल भी हैं प्लस वाइब्रेशनल भी हैं, तो 3n होते हैं। अब हमने लीनियर मॉलिक्यूल में अभी हमने देखा था कि ट्रांसलेशनल हमारे 3 होते हैं और रोटेशनल हमारे 2 होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कोई बोले कि ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल कितने हुए, तो 3 + 2 = कितना हुआ, 5। तो यानी कि अगर हमें यहाँ पर, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि 3n = 5 + v, यानी वाइब्रेशनल मोशन हमें अभी नहीं पता है। तो अगर और ये 5 कैसे आ गया कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को हमने निकाल लिया। और अगर हमें कोई पूछ रहा है कि वाइब्रेशनल कितने होंगे, तो v की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 3n-5। तो इस तरह से ये 3n-5 यहाँ पर आता है। ठीक, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि ट्रांसलेशन तो इक्वली रहेंगे, हमेशा 3 ही रहते हैं, लेकिन नॉन लीनियर में रोटेशनल जो होते हैं वो क्योंकि 3 हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो 3 + 3 अब की बार 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, और जब वाइब्रेशनल कैलकुलेट करेंगे तो 3n-6 लिख देंगे। तो बेटा ये चीज़ आपको, एक तो 3n आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। ठीक है, फिर लीनियर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं,
तो लीनियर मॉलिक्यूल में रोटेशनल कितने होते हैं वो आपको देखने हैं, क्योंकि ट्रांसलेशनल तो सभी में 3 होते हैं, वो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो रोटेशनल लीनियर में 2 होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 2 ही एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट कर सकता है, और नॉन लीनियर में रोटेशनल 3 हो जाते हैं, तो इसीलिए 3n-6 आया। तो एक तो 3n आपको याद रखना चाहिए, फिर 3n-5 और 3n-6, ये सब आपको ध्यान रखना है। और लीनियर में कितने रोटेशनल और नॉन लीनियर में कितने रोटेशनल होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, और ट्रांसलेशन भी आपको याद रखना है, लेकिन ट्रांसलेशन क्योंकि सब में 3 होते हैं तो बस आपको 3 ध्यान में रखना चाहिए। तो अब ये अगर हम इस टेबल की हेल्प से देखें तो ये टेबल आपके दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए बेटा। देखो, अगर हम देख रहे हैं कोई सिस्टम हमारा मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक का मतलब जैसे सिर्फ उसमें एक ही एटम हो, और वो मोनो एटॉमिक क्या हो सकता है, जैसे कि हमारी मोनो एटॉमिक जो नोबल गैसेज होती हैं, हीलियम है, ठीक है, नियॉन है, आर्गन है, कुछ भी, कोई भी मोनो एटॉमिक गैस हम, यानी जितनी भी हमारी नोबल गैसेज हैं, जो इनर्ट गैसेज जिनको हम बोलते थे, तो वो सारी हमारी मोनो एटॉमिक गैस होती हैं। तो उसमें कितने ट्रांसलेशनल, कितने रोटेशनल, कितने वाइब्रेशन होंगे वो हमें यहाँ पर देखना है। तो देखो, सबसे पहले अगर यहाँ पर हम ना भी देखें, सिर्फ एग्जाम में इतना आ रहा है कि मोनो एटॉमिक गैस में आपको टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने हैं, तो हमें तो इतना पता है कि टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 3n, ठीक है। अब इसमें हमें एटम देखने हैं, क्योंकि एटम तो सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम हमारा सिर्फ 1 है किसी मोनो एटॉमिक गैस में, तो हम क्या करेंगे, 3 × 1 = 3। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ेगा कि उसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 3 होंगे, और वो हम अलग अलग कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं कि उसमें ट्रांसलेशनल 3 है, लेकिन ना तो कोई रोटेशनल है ना कोई वाइब्रेशनल है। अब ऐसा क्यों, देखो 3 तो ट्रांसलेशनल कैसे हो गए वो मैंने आपको अभी भी बताया था कि हमें किसी भी एटम को अगर 3 डायमेंशंस में डिस्क्राइब करना है तो हमें तीनों एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए ट्रांसलेशनल तो 3 हो गए। अब रोटेशन की बात करें, अब मान लीजिए एक एक्स एक्सिस पर ये है, ठीक है, अगर ये रोटेशन भी करेगा तो ये एक्स एक्सिस पर रोटेट करेगा, कहाँ पर, इसकी कोई ओरिएंटेशन तो चेंज नहीं हो रही है, तो इसी एक्सिस पर है तो यहीं पर रोटेट करता रहेगा, ठीक है। तो इसके रोटेशन में कोई, क्योंकि कोई ओरिएंटेशन में चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो रोटेशनल तो नहीं हो पाएगा कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशन भी क्या होंगी, वाइब्रेशन में इसका किसी दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में हमें सिर्फ ये चेक करना था कि ये दोनों एटम्स, अगर 2 एटम्स हैं तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरीके से मूव कर रहे हैं, उनमें कितना वाइब्रेशन कैसे हो पा रहा है। अब ये तो क्योंकि एक ही एटम है तो दूसरा एटम है ही नहीं, तो किसके रिस्पेक्ट में हम इसको चेक करेंगे, तो ये वाइब्रेट होता रहेगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए इसमें कोई वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि मोनो एटॉमिक गैस के बारे में पूछा जा सकता है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आप इजिली कैलकुलेट भी कर सकते हो, आप इसको समझ भी सकते हो, और वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मोनो एटॉमिक गैस में कितने रोटेशनल होते हैं या कितने वाइब्रेशनल, तो आपको 0 ध्यान रखना है और ट्रांसलेशन आपके 3 होते हैं। अब आती है डायटोमिक की बात। डायटोमिक हो गया, और डायटोमिक में हम लीनियर मॉलिक्यूल जो ले रहे हैं वो डायटोमिक तो ज़्यादातर लीनियर ही होंगे, क्योंकि वो और कोई ओरिएंटेशन हो ही नहीं सकती उनकी, तो वो इसी तरह से तो एक ही लाइन में आ जाएंगे ये, ठीक है। तो उसमें 3 हमारे ट्रांसलेशन हो गए, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि हम जब बात कर रहे थे तो वहाँ पर सिर्फ हमें 2 ही रोटेशनल जो थे देखने को हमें मिले थे। तो जो रोटेशनल होंगे वहाँ पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में सिर्फ 2 ही रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और वाइब्रेशनल तो अभी अभी हमने देखा 1 वाइब्रेशनल होता है। तो अगर कोई बोले कि टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डाई एटॉमिक है इसलिए 3n तो हमें लिखना ही है, n की जगह हम 2 लिख देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इसलिए यहाँ पर 6 आया है, ठीक है। और अगर जब हमारे पास 6 आया तो 6 में से अगर हम देखो ट्रांसलेशनल हमें निकल पता चल गए 3 होते हैं और 2 हो गए हमारे रोटेशनल, तो हम वाइब्रेशनल निकाल सकते हैं। वाइब्रेशनल के लिए हमने क्या बताया था कि हमें सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल तो लीनियर है, लीनियर के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था 3n-5, तो 3 और डाई एटॉमिक की जगह हमने 2 रखा, -5 रखा, तो आंसर हमारा 1 आ गया। और 1 अभी अभी हमने दिखाया भी था, क्योंकि इसमें सिर्फ ये एक दूसरे से दूर जा सकते हैं या एक दूसरे के पास आ सकते हैं, तो एक ही टाइप का वाइब्रेशन यहाँ देखने को मिलता है। अब लीनियर मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं, जहां पर n का नंबर >2 होगा, जैसे CO2 है। CO2 को हम कैसे दिखा सकते हैं, ये भी तो एक लीनियर मॉलिक्यूल है। या N2O है, तो N2O को हम कैसे दिखा सकते हैं, ये इस तरीके से, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो N2O भी हमारा जो है वो लीनियर मॉलिक्यूल है। तो ऐसा लीनियर मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम से ज्यादा हो, इसलिए यहाँ पर n > 2 लिखा हुआ है। तो ट्रांसलेशन देख रहे हैं आप, सभी में 3 है, ट्रांसलेशन आपको सभी में 3 मिलेंगे, चाहे वो डाई एटॉमिक हो, मोनो एटॉमिक हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो।
फिर रोटेशनल की अगर हम बात करें तो रोटेशनल, क्योंकि ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है तो हमने ये बात करी थी कि लीनियर में सिर्फ 2 ही रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो वो 2 हो गए। और वाइब्रेशनल अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो देखो यहाँ पर 3n-5 होंगे, तो 3n-5 से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कितने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो वो हम जैसे अगर हमें कैलकुलेट करना है CO2 के लिए, तो CO2 के लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू कितने एटम्स हैं, 1, ये 2 और ये 3, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, तो 3 इंटू 3 और -5 कर देंगे, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 और -5 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब इसमें 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि ये कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लीनियर में 2 रोटेशनल होते हैं और नॉन लीनियर में 3 रोटेशनल होते हैं, ठीक है। और वाइब्रेशनल 3n-5 होता है लीनियर के लिए, और रोटेशनल में वाइब्रेशनल नॉन लीनियर के लिए हो जाएगा 3n-6, और 3n तो सभी के लिए टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो नॉन लीनियर की अगर हम बात करें तो ये 3 तो ट्रांसलेशनल तो हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, यहाँ पर रोटेशनल भी 3 हो जाते हैं, और इसीलिए इसका जो आंसर है 3n-6 होता है। तो जैसे अगर हम नॉन लीनियर की बात करें तो नॉन लीनियर हमारा होता है वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल में अगर हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 3 करेंगे और -6 क्यों किया, क्योंकि ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो 3n-6 होगा, तो 9 - 6 और इज इक्वल टू कितने, यहाँ पर हमें 3 वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे, यानी कि 3 वाइब्रेशनल मोशन देखने को मिलेंगे, और उन मोशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें देखने को मिलते हैं। और वो 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये पहला वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है जिसमें एक ये पास में जा रहा है, अरे यार एक बार फिर से देख लेते हैं, नहीं अब ये रुक जाएगा, अच्छा इसे छोड़ देती हूँ। देखो ये पहला, अब की बार क्या हो रहा है, दोनों के दोनों एक दूसरे डिस्टेंस पे, अब की बार क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से ऊपर जा रहे हैं। मैं इसको पेन से नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि ये डूब जाता है, फिर आप खुद देखिए ये पहला वाइब्रेशनल मोशन है, एक पास जा रहा है दूसरा दूर जा रहा है। अब की बार दोनों इक्वल डिस्टेंस पे जा रहे हैं, दोनों ही इससे दूर जा रहे हैं। अब देखिए तीसरा वाला क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है, ये वाला भी ऊपर जा रहा है, और ये जो बीच वाला आइटम है थोड़ा सा नीचे आ रहा है। देखिए ये फिर से पहला शुरू हुआ, एक पास में जा रहा है दूसरा दूर जा रहा है, ठीक है। अब दोनों के दोनों ही इससे दूर जा रहे हैं, यानी रेड वाले से दोनों व्हाइट एटम दूर जा रहे हैं। अब तीसरे में दोनों व्हाइट एटम ऊपर की साइड जा रहे हैं और रेड एटम थोड़ा सा नीचे को आ रहा है। तो ये 3 वाइब्रेशनल मोशन यहाँ पर पॉसिबल हैं इसमें। फिर से आप देख सकते हैं इसमें एक पास में जा रहा है और ये दूर जा रहा है, फिर दोनों इक्वल दूर जाने लगे, तो ये, और तीसरे बार में क्या होगा, ये दोनों जो कॉर्नर वाले हैं मतलब व्हाइट वाले हैं वो ऊपर जाएंगे और ये थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये 3 वाइब्रेशनल मोशन हमें वाटर में देखने को मिलते हैं। तो बस आपको 3n-5, 3n-6 और 3n याद रखना है। और मोनो एटॉमिक के बारे में स्पेशली ध्यान रखिएगा, अगर कोई सिर्फ सिंगल एटम है तो उसमें सिर्फ हमें जो है सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिलता है, तो वो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जहां आपने जैसे बोला उन्होंने कि मोनो एटॉमिक गैस में बताइए कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, तो बस आपने तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट किए और वहां से देख लिया कि टोटल नंबर 3 होते हैं और वही 3 जो है ट्रांसलेशन की वजह से ही आ रहे हैं, तो इसलिए वहां पर 3 हो जाएंगे। तो बस ये 2-3 जो इसके फॉर्मूला टाइप्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।